हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। और ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आज की इस पर्टिकुलर चैप्टर आज इस पर्टिकुलर क्लास में ख़त्म कर देंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में सीखेंगे। इसमें क्या क्या लिखना है वो आज की क्लास में ही दिखेंगे। और इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन, जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पिछली क्लास में करा था, वैसे ही इस क्लास में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। और जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा एक बड़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स। तो ये पर्टिकुलर रिजर्व क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसका बेसिक बातें सीखते हैं। तो मान लो दोस्तों मेरी एक कंपनी है, मान लो मेरी एक कंपनी है, बताओ। तो एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। अब मैंने सोचा यार हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है, हम क्या करते हैं, जर्नल स्टोर का हमारा बिजनेस है, जर्नल स्टोर का। और चलो जनरल स्टोर छोड़ो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। हमारा क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। अब एबीसी लिमिटेड मेरी कंपनी है मान लेते हैं, और इस कंपनी का जो मेन काम है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का है। एसी है ना, टीवी बेचना, एसी बेचना, और एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें आती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन है ना, फ्रिज। तो ये सब चीज़ें आ गई। अब हमने सोचा यार क्यों ना, हमारे पास एक फंड पड़ा है, हम क्यों ना इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास पैसा पड़ा था, हम तो अपने बिजनेस में पैसा लगा ही रहे हैं, हमारा बिजनेस तो चल ही रहा है, हम और कमाना चाहते हैं। और कमाने के लिए क्या करा जाए, और कमाने के लिए जो आपके, अगर आपके पास फंड पड़ा है और आप अपने बिजनेस में लगा चुके हो फंड, इतना नहीं लगाना चाहते, आप कहीं और किसी के बिजनेस में पैसा लगा दो। मैंने कहा कैसे। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या करा सर, एबीसी लिमिटेड गई XYZ लिमिटेड के पास, और XYZ लिमिटेड से कहा कि दोस्त XYZ लिमिटेड, मैं आपकी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी में कुछ फंड क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ आपकी कंपनी के अंदर। तो एबीसी लिमिटेड ने अपने फंड को, फंड कितना था, मैंने कहा लो 10 लाख रुपए। एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए XYZ लिमिटेड। सर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर खरीद कर, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर को खरीद कर, इन्वेस्टमेंट करते हैं डिबेंचर को खरीद कर किसी कंपनी के, इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड को खरीद कर किसी कंपनी के। सर ये शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, इन सभी का मतलब वैसे डिटेल मतलब है, जब पर्टिकुलर कोई चीज़ आएगी तब वहाँ सिखाया जाएगा। जैसे कंपनी अकाउंट जब पढ़ोगे तो वहाँ शेयर, डिबेंचर वगैरह का समझाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ बाद में समझाएंगे, पर अभी के लिए एक बेसिक बातें समझा देता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस कंपनी के कुछ राइट्स को खरीद रहा हूँ, मैं उस कंपनी के कुछ राइट्स को खरीद रहा हूँ, राइट्स अधिकार। आपकी कंपनी के, आपके पास 100% राइट है, मैंने कहा आप ऐसा करो 10% राइट मुझे दे दो, मैं इसके बदले का पैसा दे देता हूँ। तो वो 10% राइट्स एक पेपर में लिखेंगे कि इस कंपनी ने, एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी के इतने नंबर ऑफ राइट्स खरीद लिए, 10% राइट्स खरीद लिए। तो वो राइट्स जो होते हैं वो शेयर हो गए एक तरीके के, है ना। तो अधिकार ले लेते हैं। अब जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, 90 XYZ कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, तो उसमें से 90% तो XYZ लिखेगी, पर 10% जो खरीदा था राइट्स किसने, एबीसी लिमिटेड ने, वो 10% प्रॉफिट का उसको मिलेगा इसके बाद। तो एबीसी लिमिटेड जब XYZ लिमिटेड के शेयर खरीदती है, इसका मतलब उसके कुछ अधिकार ले लेती है। एक बेसिक मीनिंग है बस, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बस डीपली जाऊंगा तो जब अभी पर्टिकुलर चीज़ें आएगी तब जाएंगे, ठीक है। डिबेंचर एक तरीके क्या होता है कि डिबेंचर में अधिकार नहीं मिलता, डिबेंचर में सिर्फ क्या मिलता है, आप कंपनी को पैसा दोगे, कंपनी जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक से अधिकार नहीं ले लेते, बैंक में पैसा जमा कराते हो और बैंक उसके बदले का इंटरेस्ट देता है। ऐसी सिमिलर चीज होती है जब आप कंपनी के अंदर पैसा जमा कराते हो और कंपनी उसके बदले आपको अधिकार नहीं, राइट्स नहीं देगा, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देगा। तो ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हम कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें जबकि बैंक के अंदर कर सकते हैं। बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एफडी में, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है। जैसे कि 7% हो गया, 7% ज्यादा, अभी करंटली 7% ज्यादा है नहीं, और आगे वाले टाइम पे भी घटेगा, बढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से घटेगा ही है। तो कंपनी का कहता है यार मैं इधर बैंक में जाकर इन्वेस्ट करूं, उसकी फिक्स डिपॉजिट करा दूं और उसमें 7% का इंटरेस्ट गेन करूं, इससे अच्छा तो मैं कंपनी में लगा देता हूं, कंपनी मुझे 12% का इंटरेस्ट दे रही है, पर उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है सर, मान लेते हैं कंपनी डिबेंचर खरीदी है, बॉन्ड खरीदी है, ऐसी बॉन्ड भी एक तरीके का अधिकार होता है, डिपेंड करता है अलग अलग फीचर्स पे।
तो अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ शेयर की। अगर कंपनी ने, अगर एबीसी लिमिटेड ने एक्सवाईजेड लिमिटेड में कोई इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपए की और उसके खरीद लिए शेयर, तो दोस्तों शेयर का जो प्राइस होता है वो बढ़ता घटता ही आपने सुना होगा। शेयर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी, इससे क्या हो सकता है, मेरी कंपनी जो एबीसी लिमिटेड है, मेरी कंपनी को लॉस हो सकता है। भाई मान लेते हैं मैंने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, अब मैं 1 साल बाद देख रहा हूं, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद देखा तो ये 10 लाख की वैल्यू जो है आज मार्केट में, आफ्टर 1 ईयर मार्केट वैल्यू कितनी है, आज मैं देख रहा हूं कि मार्केट वैल्यू जो है 1 साल बाद इस 10 लाख रुपए की 10 ही लाख है, ना बढ़ी ना घटी। आज मैं देख रहा हूं इस 1 साल बाद या तो ये हो सकता है या ये हो गया कि 1 साल बाद जो वैल्यू है इस 10 लाख रुपए, मैंने एक्सवाईजेड लिमिटेड पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उस 10 लाख के बदले मैंने शेयर ले लिए, ठीक है ना, कुछ अधिकार ले लिया एक्सवाईजेड लिमिटेड के। अभी 10 लाख की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 साल बाद देखी गई तो 1 साल बाद इस 10 लाख की वैल्यू क्या हो गई, 10 लाख रही, ना बढ़ी ना घटी। हो सकता है इस 10 लाख की वैल्यू क्या रह जाए, 9 लाख रह जाए। हो सकता है इस 10 लाख की वैल्यू 1 साल बाद क्या हो जाए, 11 लाख हो जाए, है ना। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती, बन सकती है सर। पहली पॉसिबिलिटी ये कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आप पीरियड सेलेक्ट करो, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई या घट गई या बराबर है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है तो उस केस के अंदर फर्म को, हमारी कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। अगर उसकी मार्केट वैल्यू घट जाती है दोस्तों तो हमारी कंपनी के अंदर क्या होगा, लॉस होगा। हमारी कंपनी में हमें पता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपए की, ये हमारी होगी बुक वैल्यू, ये हमारी क्या हो गई, बुक वैल्यू, जो हमारी बुक्स में शो हो रही है कि हमने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है कि भाई एबीसी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो हो रही है कि एबीसी लिमिटेड ने एक्सवाईजेड लिमिटेड पे इन्वेस्टमेंट करा है, पैसा लगाया है 10 लाख रुपए, बुक वैल्यू ये शो हुई, बुक में जो शो हुई। अब 1 साल बाद देखा गया कि जो 10 लाख की वैल्यू है वो क्या हो गई, घटकर 9 लाख हो गई। तो जब 9 लाख हो गई तो मेरी बुक्स में कितनी शो हो रही है, 10 लाख, और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, 9 लाख रुपए। तो अगर मैं मार्केट में अपने शेयर बेचता हूं, मगर एक्सवाईजेड लिमिटेड के शेयर बेचेगी एबीसी कंपनी, तो क्या होगा, उसको कितना मिलेगा, 9 लाख मिलेगा। तो वो 10 लाख लगाकर 9 लाख लेना क्या है, लॉस ही तो है दोस्तों। यही लॉस को ऐसा लॉस अनसर्टेन लॉस है, मार्केट का नहीं पता कि भाई मार्केट बढ़ जाए घट जाए, मार्केट में शेयर बढ़ जाए घट जाए, तो दैट इज अनसर्टेन लॉस, है ना। ये लॉस हो जाए तो भैया कंपनी को नुकसान होता है, और ऐसे केस के अंदर कंपनी इस लॉस को रिकवर करने के लिए रिजर्व बनाती है। इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या बनाती है, रिजर्व। सर मान लेते हैं कि जो बुक वैल्यू 10 लाख रुपए की, अगर यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यू 1 ईयर बाद अगर 11 लाख हो गया तो मैं कहूंगा प्रॉफिट हो गया, मैं कहूंगा कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो सर उस केस में रिजर्व बनाना है, मैंने कहा नहीं, उस केस में रिजर्व बनाएंगे कब, अगर कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, किसी कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जितने की इन्वेस्टमेंट करी थी 10 लाख रुपए की, आप उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर मार्केट में कम हो जाती है तो ये कंपनी के लिए लॉस माना जाता है, और इस लॉस को रिकवर करने के लिए कंपनी एक रिजर्व बनाती है, और उस रिजर्व को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। नाम सुनो, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने इन्वेस्ट करा, फ्लैक्चुएटिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर नीचे होता जाएगा, फ्लैक्चुएट कर जाएगा, और रिजर्व ऐसे फ्लैक्चुएशन से होने वाला लॉस के लिए रिजर्व बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व। मैं हिंदी में लिख देता हूं, अगर किसी कंपनी ने, अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे हिंदी में आपको अपनी कॉपी में, और इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, फ्यूचर में, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लिखना, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है फ्यूचर में, तो इस केस में कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो इस केस में कंपनी को लॉस हो जाएगा।
और ऐसे लॉस को रिकवर करने के लिए, इस केस में कंपनी को लॉस हो जाएगा, और ऐसे लॉस को रिकवर करने के लिए, ऐसे लॉस को रिकवर करने के लिए कंपनी रिजर्व बनाती है, कंपनी रिजर्व बनाती है। और वो रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। किस नाम का रिजर्व बनाती है? इन्वेस्टमेंट के लिए। और किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए। ये फ्लक्चुएशन स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं बार बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा, पैसा लगाया। सर कहाँ इन्वेस्ट करा? किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अपनी कंपनी में नहीं, किसी दूसरी कंपनी में। अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, किसी दूसरी कंपनी को इन्वेस्ट करने को। अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो वो एसेट बन जाती है, जैसे मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, वो एसेट बन गई। किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, ठीक है जी। चलो, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज, कि जो इन्वेस्टमेंट करी उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? ओहो, ये क्या कर दिया? उसकी मार्केट वैल्यू तीन तरीके से हो सकती है। इंक्रीज, नो चेंज, पूरा लिख लेना डिक्रीज। आप लिख लेना इंक्रीज, नो चेंज, डिक्रीज। फ्लक्चुएशन को क्या कहते हैं? चेंज होना। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होना। अब ये हो सकता है कि चेंज ना भी हो, चेंज हो जाए। और चेंज हो तो कैसा होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। और अगर डिक्रीज हो गया तो उसके लिए बनाएंगे रिजर्व, पहले से कुछ पैसा सेव करके रखेंगे। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन होने के लिए। और अगर वो फ्लक्चुएशन लॉस में आ जाता है, अगर वो फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाता है, तो उस केस के अंदर क्या बनाया जाएगा? रिजर्व। अगर वो फ्लक्चुएशन इंक्रीमेंट फ्लक्चुएशन है, 10 लाख की बुक वैल्यू, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में उसकी वैल्यू 11 लाख की होगी, तो रिजर्व क्यों बनाऊं? प्रॉफिट के लिए थोड़ा रिजर्व बनता है, लॉस के लिए बनता है। तो याद है, समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व समझ में आया आपको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है? तो अगर किसी कंपनी ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है और उस पैसे की मार्केट वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो इस केस में कंपनी को लॉस हो जाएगा। और ऐसे लॉस को रिकवर करने के लिए पहले से कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, और उस सेविंग को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए रिजर्व बनाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कभी कभी उस फ्लक्चुएशन की वजह से कंपनी को लॉस हो जाए और कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, तो लॉस ना हो जाए इसके लिए पहले से पैसा सेव कर लो। क्या समझ में आया, नहीं आया? क्या क्लियर है या नहीं है? तो बेसिक मीनिंग क्या है? अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप इसमें? लिखना, इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट आर recorded in the books of firm, in the books of firm at cost, at cost। इन्वेस्टमेंट जब रिकॉर्ड करी जाती है बुक्स ऑफ फर्म के बुक्स में, जब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करी जाती है तो किस में रिकॉर्ड करी जाती है? कॉस्ट में। मतलब मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी? 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख मेरी जेब से गया तो 10 लाख रुपए मेरे लिए क्या मान जाएगी? कॉस्ट मानी जाएगी। और ऐसी कॉस्ट को मैं अपने बुक्स अकाउंट में कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करता हूं। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 10 लाख की करी है तो 10 लाख रुपए मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। इसको कहते हैं बुक वैल्यू। हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू मे बी फ्लक्चुएट, हाउएवर इट्स, और इसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है दोस्त? इसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है। इसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक है। और फ्लक्चुएशन कैसे हो सकती है? इट गोज अप, डाउन और इक्वल। फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है भाई? अप या फिर डाउन, और इक्वल भी तो हो सकता है। नो फ्लक्चुएशन कह सकते हैं आप इसको, है ना। और किससे अप डाउन होगी? इट्स बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू से बढ़ जाएगी, घट जाएगी या इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर हमें बनाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट। तो मैं कह रहा हूं भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्यों बना रहा हूं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्यों बना रहा हूं?
क्योंकि अगर किसी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करा और वो पैसे की वैल्यू, मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो ऐसे केस के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाया जाता है। तो लिखना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इज अ रिजर्व, इज अ रिजर्व सेट असाइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड। सेट असाइड मतलब क्या बताया था मैंने आपको? सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, out of profit to meet the fall in a value of market, to meet the fall in a value of, to meet fall in a value, fall in the value of, fall in the market value, fall in the market value, fall in the market value of investment। अरे क्या बताया था सेट असाइड का मतलब? सेट असाइड का मतलब पहले बताओ रिजर्व कितना सेट करना है, कितना रिजर्व बनाना चाहते हो, दैट्स कॉल्ड सेट असाइड का मतलब जब आप रिजर्व इतना बनाना चाहते हो तो उसको प्रॉफिट में से निकाल लो, दैट्स कॉल्ड असाइड। सेट असाइड, सेट करके प्रॉफिट में से निकाल लो, दैट्स कॉल्ड सेट असाइड। क्लियर है? ठीक, तो मीनिंग समझ में आया? दैट्स दी कॉल मीनिंग। क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, क्यों हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाते हैं, है ना? ठीक है, लॉस को कंपनसेट करने के लिए, लॉस को रिकवर करने के लिए। आओ सर इसके लिखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इसको प्यार से IFR कहते हैं। क्या कहेंगे आज के बाद इसको प्यार से? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या बोला था? WCR। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व को क्या बोलेंगे? IFR। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा, मैं कहूंगा मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब कितने की आपने इन्वेस्टमेंट करी थी। मैंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 10 लाख रुपए। मैंने अभी बताया मेरी इन्वेस्टमेंट की कितनी बुक वैल्यू है, 10 लाख रुपए। अब 3 केस बन सकते हैं, बन सकते हैं नहीं बन सकते? 3 केस क्या बन सकते हैं कि अगर आज जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख रुपए है, ये क्या मार्केट वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि 9 लाख रह जाए, इसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि 10 ही लाख रहे, उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि 9 लाख रहे, इसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है कि 11 लाख हो जाए, है ना? 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। या तो भैया इक्वल होगा, या तो रिड्यूस हो जाएगा, या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा केस हो गया इक्वल। इक्वल कब? जहां बुक वैल्यू बराबर होती है मार्केट वैल्यू के, इसको बोलते हैं इक्वल। जितने की बुक वैल्यू थी 1 साल बाद या 2 साल बाद भी मार्केट वैल्यू उतने की है, इसको क्या बोलेंगे? इक्वल। यहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और यहां क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लिख रहा हूं वो भी लिख रहा हूं। जहां बुक वैल्यू बराबर होती है मार्केट वैल्यू के, 10 लाख की थी और 10 लाख थी 1 साल बाद भी, अब डिक्रीज होगी तो बुक वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू क्या हो गई दोस्त? व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है? एंड व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए हो गई। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसे WCR में 3 केस बने थे वैसे इसमें बनेंगे। बट डिपेंड करता है कि देखो मेरी इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू, मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, मेरी मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी है? 10 लाख रुपए की। मेरी मार्केट वैल्यू कैसे चल रही है? इतना। पर मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितने का फर्क है दोस्तों। मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और उनकी मार्केट वैल्यू 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, पर मैं रिजर्व कितने का बना रहा हूं? तो वो वही बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। कहीं आप समझ लेते हो, काफी स्टूडेंट कहते हैं बुक वैल्यू ही IFR है। बुक वैल्यू तो वो है जो आपने लगाया पैसा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व तो वो है दोस्तों जो आपने बनाया है, जो आप प्रॉफिट में से निकाल रहे हो। आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो बनाया है वो 1 लाख रुपए का बनाया है। IFR आपका कितने का है? इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास जो IFR में रिजर्व पड़ा है, पैसा पड़ा है, वो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो इस बेसिक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि क्या क्या अकाउंटिंग, अभी ये तो छोटा एग्जाम्पल है दोस्तों, हर एक के अंदर पार्ट है अभी।
समझना, ध्यान देना। इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसको मत लिखो अभी, इसको मत लिखो, इसको हर केस में अलग अलग पार्ट होते हैं ना, इसको मैं अलग से लिखूंगा। सबसे पहला केस लेके चल रहा हूं, व्हेन द बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू बोल लो, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू बोल लो। क्या बोला मैंने? केस नंबर 1 कह रहा हूं, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर होगा तो इस केस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी? लिखना, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू के इक्वल होगी तो ऐसे केस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? आप मुझे बताओ। मैंने मान लेते इस केस के अंदर ये समझो कि मैंने इस केस में रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व बना रखा है 1 लाख रुपए का। ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है? 1 लाख रुपए का है। तो अगर, सुनना मेरी बात, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है और 1 साल बाद अगर मार्केट वैल्यू उसकी देखी तो 10 ही लाख है, तो जो मैंने, क्या मुझे लॉस हुआ? नहीं। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? नहीं। तो इधर देयर इज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। जब कोई भी लॉस और कोई भी प्रॉफिट नहीं होता तो जो मैंने रिजर्व बनाया होता है उसको मैं क्या कर देता हूं, उसका यूज ही नहीं हुआ, और जब यूज नहीं हुआ तो उसको क्या करूंगा? ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है 1 लाख रुपए, तो उसको मैं क्या करूंगा, जब इसी का यूज ही नहीं है, ये ऐसी कैसी पड़ा रहा, क्योंकि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम आ गई, कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। अब जब कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं तो आईएफआर जो रिजर्व फ्लक्चुएशन के रिजर्व बनाया था उसके कोई भी यूज नहीं होगा, ना लॉस हुआ ना फायदा हुआ। लॉस होता तो तभी तो यूज होता, हुआ ही नहीं। तो भैया इस आईएफआर का करे क्या, इस आईएफआर को क्या कर दो, बांट दो। अच्छा, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ आईएफआर करते हैं, ये तो सिखाया नहीं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्रिएट करूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, जैसे WCR क्रिएट करता है वैसे आईएफआर क्रिएट करो। भाई कोई भी रिजर्व जब आप क्रिएट करते हो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है और रिजर्व बढ़ जाता है। तो जब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा डेबिट। तो मेरी जो क्रिएशन ऑफ एंट्री है, क्रिएशन ऑफ आईएफआर क्रिएट करने की जो एंट्री होगी बड़ी सिंपल सी एंट्री है दोस्तों। भाई जब मैं रिजर्व बनाऊंगा तो रिजर्व बनाने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट में से निकालूंगा, और जब मैं प्रॉफिट में से निकालूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है उसका कम हो जाएगा। प्रॉफिट को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं और कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इतना मैंने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, क्योंकि रिजर्व बढ़ गया। अरे प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर रिजर्व अकाउंट में डालूंगा तो रिजर्व बढ़ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट नेचर का, क्योंकि वो प्रॉफिट गया उसके अंदर, प्रॉफिट तो क्रेडिट नेचर का होता है। और जिस बॉक्स में से प्रॉफिट निकाला था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईएफआर। जब मैंने आईएफआर क्रिएट करा था तो जो प्रॉफिट पार्टनर को ज्यादा मिलता अब कम मिलेगा। मान लो मेरे प्रॉफिट पड़ा था 10 लाख रुपए का, अगर मैं आईएफआर क्रिएट नहीं करता तो ये 10 लाख रुपए पूरा पार्टनर में बांट देता। आईएफआर क्रिएट करने की वजह से क्या हुआ, मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से निकाल लिया, अब कितना बच गया, 9 लाख। तो जहां 10 लाख पार्टनर को मिलते अब 9 लाख ही मिलेंगे। तो आईएफआर क्रिएट करने की वजह से पार्टनर को कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से आईएफआर क्रिएट करवाया है, वो प्रॉफिट पार्टनर का था, वो पार्टनर को मिलना चाहिए था 10 लाख रुपए, उसमें से आपने 1 लाख का जब आईएफआर बनाया तो पार्टनर ने उस आईएफआर में डिस्ट्रीब्यूशन करा अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। क्लियर है नहीं है? 10 लाख रुपए अगर प्रॉफिट होता तो मान लो 2 पार्टनर है, आप और मैं 2 पार्टनर है, तो 10 लाख रुपए अगर मेरा क्या होता, प्रॉफिट होता, और आईएफआर नहीं बनाता तो 5 लाख आपको मिलता, 5 लाख मुझे मिलता। ये क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब आईएफआर बनाने की वजह से क्या हुआ, 1 लाख प्रॉफिट में से निकाल लिया, जहां 5 लाख आपको मिल रहा था अब 9 लाख बचा प्रॉफिट, अब 450 आपको मिलेगा, 450 मुझे मिलेगा। जहां आईएफआर क्रिएट नहीं करते तो 5 लाख का प्रॉफिट हमें मिलता, आईएफआर क्रिएट करने की वजह से अब 4.5 का प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 आपको कम मिला, 50,000 मुझे कम मिला, तो हमने क्या करा, जो 1 लाख रुपए आईएफआर बनाया उसमें 50,000 आपका है, 50,000 मेरा है। दैट्स कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आया समझ में? प्रॉफिट में से आईएफआर निकालने की वजह से क्या होता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि जो प्रॉफिट पार्टनर में मिलना चाहिए उसको कम मिलेगा। इसका मतलब पार्टनर ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा है इस आईएफआर के अंदर। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? तो दोस्तों जब मैं आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा,
जब मैं आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ओल्ड रेशियो में क्यों करूंगा, पार्टनर की कैपिटल को क्यों बढ़ा दूंगा, आईएफआर में से पैसा निकाल कर अब पार्टनर को बांट दूंगा। क्यों? क्योंकि आईएफआर नहीं बनाता तब भी ये पार्टनर का था, प्रॉफिट पार्टनर को बढ़ता, आईएफआर बनाने की वजह से प्रॉफिट कम बढ़ा पार्टनर का, तो वो आईएफआर किसका है, पार्टनर का, इसलिए उसको पार्टनर में बांट देंगे। और जिस रेशियो में आईएफआर बनाया था उसी रेशियो में बांट देना। इक्वल रेशियो थी तब हमारी, है ना, ये 10 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख का आईएफआर बनाया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाया और 9 लाख पड़ा, 4.5 आपको मिले, 4.5 मुझे मिले। अगर नहीं बनाता तो 5 आपको मिलते, 5 मुझे मिलते, मतलब 50-50 हजार कम मिले आईएफआर बनाने से, तो 50-50 हजार हमारा है इसमें। तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 50-50 हजार रुपए। तो मतलब अगर मैं कहूं मेरी ओल्ड रेशियो इक्वल है तो आईएफआर जो होगा वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सुनना ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप अगर आपको जवाब पता है मुझे कमेंट करके नीचे उसी वक्त बताएंगे, यहीं पर रोककर कि सर ये है, नहीं पता तो समझ लूंगा इतने व्यूज आने के बाद अभी भी नहीं पता, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ये रीजन। अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आईएफआर 1 लाख रुपए है, ठीक है, रिजर्व मेरा कितना है, 1 लाख रुपए, बुक वैल्यू और इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। इससे क्या हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ना तो मुझे प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करनी है ना लॉस की, कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं आया। तो ऐसे केस के अंदर जब कोई भी चेंज नहीं आता, अप और डाउन का कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे केस के अंदर जो रिजर्व बनाया होता है वो बांट देते हैं किसको, ओल्ड रेशियो में पार्टनर कैपिटल को। तो मैं क्या करूंगा, जब आईएफआर को बांट दूंगा, तो मुझे बताओ आईएफआर बनाते टाइम मैंने आईएफआर को क्या करा था, क्रेडिट, अब इसका नीचे क्या है, क्रेडिट। अब जब इसमें से पैसा निकाल के आईएफआर वाले डब्बे में से पैसा निकाल को पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी और आईएफआर कम हो जाएगा। आईएफआर कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होता है, तो क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट। अच्छा, आईएफआर में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, जो क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है रिजर्व, अब उसको खत्म कर दूंगा क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ, और इसको कहां भेज दूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहां भेज देंगे, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट जो भी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो भी ओल्ड रेशियो में दोस्तों। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये क्लियर है या नहीं है? अब मेरा क्वेश्चन समझना, मेरा क्वेश्चन ये है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, मेरा इसका लॉजिक दिया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आईएफआर ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैं आईएफआर इधर डिस्ट्रीब्यूट करता ही क्यों हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है, ओल्ड में क्यों करना है, ये रीजन दे दिया मैंने, क्योंकि जब निकाला था तो वो ओल्ड में ही निकाला था, और अब भेजूंगा तो ओल्ड में भेज क्यों रहा हूं, ये क्वेश्चन है। मैं आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा हूं, क्या जरूरत है मुझे आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में पुट कर दिए जल्दी से। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, आराम से वीडियो को पॉज करके सोचिए। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जिसने बताया होगा बहुत अच्छा कि वो मेरी क्लासेस को अच्छे से देखो। इतना डीपली समझाने के बाद अगर आप पीछे की चीजें भूल रहे हो और कहते हैं मुझे आगे पढ़ा दो आगे पढ़ा दो आगे, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने का आगे जब पीछे का चीजें नहीं पता। प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने WCR क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर, WCR जो रिजर्व होता है वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, याद करो। प्रीवियस क्लास में देखने लग जाना, नीचे कमेंट करो ईमानदारी से, अगर नहीं आता तो बोलो सर नहीं आता मैं भूल गया, ये भी लिख दो। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। आईएफआर क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ओल्ड में क्यों करते हैं, ये लॉजिक क्लियर कर दिया अभी मैंने, ठीक है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं वो समझिए, ठीक है। अब आपने कमेंट कर दिया होगा, मैच कर लेना अपना आंसर। देखो, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इतना सा लिखना था आपको बस। अगर आप लिख रहे हो कि आईएफआर जो डिस्ट्रीब्यूट है रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ, याद करो अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, एडमिशन नहीं होता, या रिटायरमेंट नहीं होता, या फिर आपके पास चेंज इन पीएसआर नहीं होता, तो जो आईएफआर रिजर्व पड़ा था 1 लाख रुपए का, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता अगले साल। यही सिखाया था ना WCR में। क्यों कर रहा हूं इसको मैं पहले, क्योंकि अगर मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया तो आईएफआर ओल्ड में बढ़ना चाहिए, आगे जाकर चेंज होने की वजह से अब न्यू में बढ़ने लगेगा, इसलिए मुझे बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि वो एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। इसलिए भाई अभी मेरा ओल्ड रेशियो में है, अभी पार्टनर में बांटूंगा, आप और मैं पार्टनर, हम दोनों बांटे, आप बांटेंगे पार्टनर में, तो हमें 50-50 मिल जाएगा। मान लो आगे जाके फ्यूचर में 3:2 कर दिया, अब 60,000 मुझे मिलेगा, 40 आपको मिलेगा, हो गया ना गड़बड़। जहां 50 मिलना था आपको 40 मिलेगा, जहां मुझे 50 मिला था मुझे 60 मिल गया, तो किसी को ज्यादा मिल जाएगा किसी को कम मिल जाएगा। तो चेंज इन पीएसआर की वजह से कहा कि देखो हम पीएसआर इस बार चेंज कर रहे हैं, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता दोस्तों तो मैं इस आईएफआर को कैरी फॉरवर्ड करता। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से मुझे इस आईएफआर को पहले ही बांटना पड़ेगा। अगर मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा और आईएफआर नहीं बांटा तो आगे फिर आईएफआर नए पीएसआर में बटेगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा किसी पार्टनर को फायदा और किसी पार्टनर को नुकसान हो जाएगा, और फिर मुझे बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इससे ऐसी एडजस्टमेंट ना करने के लिए पहले बांट दो और चेंज इन पीएसआर के बाद दोबारा क्रिएट कर लेना न्यू रेशियो में।
क्लियर है या नहीं है? तो आईएफआर क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। याद रहेगा, कोई भी रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटने का पर्पस ही यही होता है, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से मैं कोई भी रिजर्व हो उसको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्योंकि आगे जाकर किसी को मुझे एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। क्योंकि आगे जाकर अगर मैं न्यू रेशियो बन जाएगी, पीएसआर चेंज हो जाएगा, तो ओल्ड का कोई मतलब ही नहीं, तो न्यू में बांटूंगा। जब न्यू में बांटूंगा तो किसी पार्टनर को फायदा, किसी को नुकसान, और फिर मुझे वहां एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे कर रहा है भाई, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हम तो पहली बांट देंगे, और जब आगे रिजर्व चाहिए होगा दोबारा क्रिएट कर लेंगे। समझ में आया? तो आगे जाकर अब तक मैं पूछूं, आगे जाकर फिर एडमिशन में पूछूंगा, फिर रिटायरमेंट में पूछूंगा कि बताओ आईएफआर या डब्ल्यूसीआर को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो आप कहना सर ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है 3-4 तरीके से, एक चेंज इन पीएसआर, एक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमलगमेशन, है ना? क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो यहां आपके पास आईएफआर की एंट्री हुई जब कोई भी बुक वैल्यू। केस नंबर 2 में थोड़ा मजा आएगा। केस नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो है 10 लाख, मैंने ऊपर लिया, और मेरी इन्वेस्टमेंट की अब मार्केट वैल्यू हो गई, एमवी फॉर मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू फॉर एमवी 9 लाख। अब इस केस के अंदर क्या होगा? अब ये डिपेंड करता है, जो आपकी वैल्यू घटी, जो वैल्यू आपकी घटी, इसको बोलते हैं फॉल इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको आज के बाद? फॉल इन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट घटी वो कितने से घट गई? 1 लाख से। जो इन्वेस्टमेंट घटी वो कितने से घट गई? 1 लाख से। अब इस 1 लाख को आप कंपेयर करोगे किससे? रिजर्व से। अब मैंने कहा मेरा आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है? 1 लाख का है। मैंने आईएफआर कितने का बना रखा है? 1 लाख का। अगर आप ध्यान दो तो मेरा इसके अंदर 3 केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, एक ये केस हो गया। इसके अंदर पहला केस ये हो गया, क्या? जो फॉल इन वैल्यू है, जो वैल्यू डिक्रीज हुई, वो आईएफआर के बराबर है। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन, क्या लिखो इसके अंदर? पूरा लिख लो, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो गिर गई, कितनी गिरी? 1 लाख। क्या वो रिजर्व के बराबर है? क्या वो रिजर्व से ऊपर है, या क्या वो रिजर्व से कम है? जो फॉल इन इन्वेस्टमेंट है, क्या वो इक्वल टू रिजर्व है? इधर अब 3 केस बनेंगे। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फॉल हुई, कितने से इन्वेस्टमेंट गिरी? मैंने कहा भाई 1 लाख से गिरी। अब ये देखो, क्या 1 लाख, जिससे 1 लाख से जो वैल्यू गिरी, क्या इसमें जो आपका आईएफआर है, क्या वो 1 लाख की जो वैल्यू गिरी, डिक्रीज हुई, क्या वो आईएफआर के इक्वल है? इक्वल टू आईएफआर, पहला केस। क्या वो लेस देन दी आईएफआर है? आईएफआर से कम है? अभी दिखाऊंगा, एक एक केस पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आएगा। मोर देन आईएफआर है, और आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि समझाने के लिए आए हैं भाई यहाँ पर। मोर देन आईएफआर, सर मतलब बता दो सर। केस नंबर 1 में बता देता हूं, ये वाला पूरा केस नीचे उतार दो आप, सेम केस। दोबारा लिखना पड़ेगा। देखो, केस नंबर 1 है कि व्हेन फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। पहला केस ये बना, जो वैल्यू आपकी गिर गई, वो देखो
क्या वो रिजर्व के बराबर है या घट गई? मैंने कहा देखो मेरी इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू मेरी 10 लाख की और मेरी मार्केट वैल्यू 9 लाख की, मेरी वैल्यू कितने से गिर गई? 1 लाख से। अब जो 1 लाख है क्या ये आईएफआर के बराबर है? हाँ। क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा? रिकवर हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। 1 लाख का लॉस हुआ और 1 लाख का लॉस मेरे आईएफआर में वैल्यू कितने पड़ा, पैसा कितना पड़ा? 1 लाख रुपए। तो इजीली कर दूंगा, मेरा आईएफआर का पैसा यूज हो जाएगा। हाँ, तो इस केस के अंदर एंट्री क्या होगी? इस केस की एंट्री होगी कि जो आपका लॉस हुआ है वो लॉस कितने का हुआ है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का लॉस। अब देखो कि आपने रिजर्व कितने का बनाया था? सर मैंने रिजर्व 1 लाख का ही बनाया और लॉस भी 1 लाख का हुआ है, तो बढ़िया हो गया यार, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इस केस के अंदर दोस्तों, ऐसे केस के अंदर क्या करना चाहिए, जो रिजर्व है इसको क्या करना चाहिए, इससे कंपनसेट कर देना चाहिए। सर एंट्री क्या होगी? आप मुझे बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व मैं क्या कर रहा था, पार्टनर को बांट रहा था। पार्टनर को हम तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में जब आईएफआर का पैसा बच गया हो। समझ में आ रहा है? याद रखिए बात, आईएफआर का पैसा जब बच जाता है तब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर आईएफआर का पैसा नहीं बचता, मतलब इस केस के अंदर देखो मेरे को लॉस कितने का हुआ, इसको बोलते हैं लॉस, एक तरीके का लॉस कितने का हुआ? 1 लाख का, और मेरे पे रिजर्व भी कितने का है? 1 लाख का। क्या मैं इजीली कंपनसेट कर पाऊंगा, इजीली इसको रिकवर कर पाऊंगा? हाँ। तो मैं क्या करूंगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट कर दूंगा। क्यों आईएफआर 1 लाख से डेबिट इसलिए करूंगा दोस्तों, क्योंकि अब आईएफआर वाले अकाउंट से पैसा निकालकर मैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालकर कंपनसेट करूंगा, रिकवर करूंगा। इसलिए आईएफआर मेरा क्या हो रहा है, अब डिक्रीज हो रहा है। आईएफआर रिजर्व को बढ़ाना होता है क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। और सर डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्यों करा, इसका रीजन बताओ। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्यों करा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, एसेट का बढ़ना डेबिट और एसेट का घटना क्रेडिट। अरे मेरी बात सुनो यार, अरे मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा भाई जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी तो एंट्री पास करी थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई जब मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी तो अब मेरा क्या हो गया, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से मेरा क्या हो गया दोस्तों, मेरा क्या हो गया 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने से एंट्री क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट और पैसा गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैंने जब मार्केट में बुक वैल्यू देखी और मार्केट वैल्यू देखी तो मैंने देखा यार 9 लाख हो गई, 1 लाख की मेरी वैल्यू घट गई। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट को 1 लाख से घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई मशीन के अंदर जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख रुपए का, तो एंट्री क्या पास करते हो पहले बताओ। पहले मशीन खरीदने की एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होती है। मशीन बढ़ गई 10 लाख से और बैंक से पैसा चले गया। दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन लगाने की होती है, मशीन को आप कम कर देते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से मशीन रिड्यूस हो गई 1 लाख से। वही तो केस कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट मेरी 10 लाख रुपए की है, मैंने कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदी 10 लाख की, मेरे पास एसेट कितनी आ गई 10 लाख रुपए, एसेट का बढ़ना डेबिट और पैसा चले गया, एसेट का घटना क्रेडिट, बैंक मेरे लिए एसेट है। तो एसेट आई और एसेट गई, एसेट आया क्या, इन्वेस्टमेंट आई और पैसा चले गया। अब मैंने मार्केट वैल्यू देखी कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई, तो भाई कम भी तो करूंगा, ये नहीं करूंगा सर कम। और कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। जब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूंगा, जब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1 लाख से तो घटी है, 1 लाख से ही करना, अभी भी 9 लाख क्या रहेगा डेबिट साइड में रहेगा। डेबिट साइड में 10 लाख और 1 लाख क्रेडिट साइड में, तो कितना हो गया नेट इफेक्ट 9 लाख रुपए, ठीक है ना। वो डेबिट साइड में दिख रहा है, वो होना भी चाहिए क्योंकि 9 लाख की वैल्यू बच गई। अब इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम होने से इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया क्रेडिट। समझना, अगर मैं यहां रिजर्व नहीं बनाता ना तो मैं इस लॉस को, यह है लॉस, ये क्या है दोस्तों, फॉरेन वैल्यू इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है लॉस, और इस लॉस को कहां भेजता, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब भेजता जब मैंने कोई भी रिजर्व ना बनाया होता, इन केस ऑफ नो रिजर्व, इन केस ऑफ नो रिजर्व। भाई मैं अगर रिजर्व नहीं बना रहा किसी चीज के लिए पहले से मैंने कोई पैसा सेव नहीं करा, तो कहां भेजूंगा ऐसे लॉस को। क्या मैं सैलरी के लिए रिजर्व बनाता हूं, क्या मैं डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व बनाता हूं, हाँ डेप्रिसिएशन के लिए कभी कभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, वो एक तरीके का रिजर्व हुआ। तो आप जब डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते थे तो आप डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में ना भेजकर प्रोविजन में भेजते थे, याद करो, करते थे ना ऐसे ही, ठीक है। तो वही चीज है, हम किसी चीज के लिए जब पर्टिकुलर रिजर्व बना रहे हैं तो उसको पीएनएल अकाउंट में क्यों भेज रहे हैं, दो बार करोगे उसके लिए रिजर्व। सोचो मैंने प्रॉफिट में से किसी चीज के लिए पैसा निकाला, मैंने कहा यार रिजर्व, ये रिजर्व बना रहा हूं आईएफआर के लिए, और अगर कहीं फ्लक्चुएशन हो गया, लॉस हो गया, तो इसको वहां से कंपनसेट करूंगा। जब किसी चीज के लिए आपने पहले से पैसा निकाल लिया तो आप रिजर्व बना रखा है, तो आपका जो लॉस है तो उसी रिजर्व से करो ना। आप पीएनएल अकाउंट में क्यों डाल रहे हो, वैसे तो लॉस पीएनएल अकाउंट में जाता है। मैंने कहा ठीक है, तो लॉजिक है सिंपल, लॉस सारा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर लॉजिक इस बात की है मैं आईएफआर में डालूंगा। आईएफआर में डालने की वजह से क्या है, क्यों भाई उसके लिए पहले से तो प्रॉफिट निकाल लिया है, प्रॉफिट पहले ही कम कर दिया है। आप कह रहे हो
आप अगर मैं इसको पीएनएल अकाउंट में डाल दूं और मैंने रिजर्व बना रखा है, तो इसका कहने का मतलब है कि आप ऐसा करना कि प्रॉफिट में से आईएफआर के लिए पैसा जोड़ना और जब लॉस हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में घुसाड़ देना। गलत है ना ये कॉन्सेप्ट? सही है ना? सही क्या है? सही है कि अगर आपने रिजर्व नहीं बनाया तो ठीक है भाई, उसके लिए कोई पैसा रिजर्व है ही नहीं, उसके लिए कोई कंपनसेशन के लिए कोई रिजर्व नहीं है, तो भाई डालो पीएनएल अकाउंट के अंदर। पर अगर आपने रिजर्व बना रखा है तो पीएनएल अकाउंट क्यों डाल रहे हो? पहले से निकाल के रख तो दिया, अब यहां कंपनसेट करो ना। तो इसलिए अगर रिजर्व नहीं बनाता तो एंट्री पीएनएल अकाउंट में, ये लॉस पीएनएल में ट्रांसफर होता। अब क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर रिजर्व है तो इसके लिए आईएफआर में ट्रांसफर होगा, और जब ये आईएफआर में ट्रांसफर होगा तो आईएफआर को रिड्यूस कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा? तो डेबिट। लॉजिक क्लियर है या नहीं है? तो जब कभी लॉस होता है, जब कभी फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, सुनना ध्यान से, केस क्या है? केस ये नहीं है कि 10 लाख से 9 लाख हो गया। केस ये है कि अगर बुक वैल्यू 10 लाख थी, सॉरी, अगर बुक वैल्यू 10 लाख रुपए थी और मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए जो घट गई, जो लॉस हो गया, क्या इस लॉस के लिए मैंने रिजर्व बना रखा है? क्या ये लॉस जो मेरा 1 लाख रुपए का हुआ है, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या इतना मेरे पे रिजर्व पड़ा है? हाँ पड़ा है, तो कंपनसेट इधर से कर लो। अगर नहीं पड़ा होता तो जितना आप इधर से मिल रहा उधर से कंपनसेट कर लो, बाकी पीएनएल से निकाल लो। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास लॉस 1 लाख रुपए का है और आपके पास रिजर्व भी कितने का है? 1 लाख का, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। केस नंबर टू है, मान लो मेरी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की कितनी? 10 लाख रुपए। अब मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई मान लेते हैं? अब मेरी मार्केट वैल्यू होगी 8,50,000 रुपए, 8.5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10 लाख की बुक वैल्यू थी, मार्केट में 8.5 लाख हो गई। 8.5 लाख होने से कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा। इस 1.5 लाख को क्या बोलूंगा? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तरीके क्या हो गया? 1.5 लाख का लॉस हो गया भाई। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 8.5 की हो गई, 1.5 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। और मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितने का बनाया है? 1 लाख का। मतलब मैंने प्रॉफिट में से कितना पैसा सेव करा है? 1 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, लॉस मेरा 1.5 लाख का हुआ है और आपने पैसा सेव करा 1 लाख का, बाकी 50,000 कहां से रिकवर करूं? समझ में आया? अब कहां से करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि उस 50,000 के लिए कोई रिजर्व नहीं है। इसलिए समझाया था, जब रिजर्व नहीं होता तो लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले आईएफआर का पैसा पूरा यूटिलाइज कर लो आप। 1.5 लाख का लॉस हुआ है, आपने उसके लिए रिजर्व कितना बना रखा है? अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं देखनी, अब मुझे देखना है फॉल इन वैल्यू कितना हुआ है। 1.5 लाख हुआ है। क्या आपके लिए रिजर्व बना रखा है उस 1.5 लाख के लॉस के लिए? हाँ रिजर्व बनाया। कितने का? 1 लाख रुपए का। अरे ये तो क्या है, मेरा जो फॉल इन वैल्यू मार्क वो ज्यादा हो गया रिजर्व से, इसका मतलब रिजर्व कम पड़ गया। तो एंट्री क्या लिखूंगा? नाम क्या आएगा केस नंबर 2 का? केस नंबर 2 का नाम आएगा व्हेन फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? जो फॉल इन अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट वो आईएफआर से ज्यादा है या कम है? 1.5 लाख ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो जब मोर देन होता है तो क्या करते हैं? मोर देन आईएफआर। भाई मेरा जो लॉस हुआ वो 1.5 लाख का हो गया। मेरा जो लॉस हुआ वो कितने का हो गया दोस्त? 1.5 लाख रुपए का हो गया। एक मिनट पहले लिख लो, नहीं तो दो जगह दिमाग चलता है फिर। मेरा जो लॉस हुआ कितने का हुआ? 1.5 लाख का, और उसके लिए मैंने कितने का रिजर्व बना रखा अभी तक? 1 लाख का। अब क्या करे? 50,000 तो कम पड़ गया, मेरा लॉस ज्यादा का हो गया। मुझे लगा था 1 लाख का तक लॉस होगा, वहां तो 1.5 लाख का हो गया। अब क्या करूं? पहले जो पैसा रिजर्व बना रखा है पहले उसको यूटिलाइज कर लो। मैंने कहा ठीक है। जब मैं आईएफआर यूटिलाइज करूंगा तो मेरा आईएफआर पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर। और आईएफआर को बढ़ाना हो तो क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, खत्म होगा तो डेबिट। तो 1 लाख रुपए पहले तो आप ये यूटिलाइज कर लो। जब 1 लाख रुपए आप ये यूटिलाइज कर लोगे तो उसके बाद क्या करना? उसके बाद आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको 1.5 लाख से कम कर देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने से कम होगी बताओ यार? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से हो रही है इधर बताओ? इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई इधर? 1.5 लाख से कम नहीं हुई। तो इन्वेस्टमेंट जब मैंने एंट्री क्या करी होगी इन्वेस्टमेंट करते टाइम? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10 लाख 10 लाख। अब जब मैंने मार्केट वैल्यू देखी तो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और क्रेडिट करूंगा, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट को कर दूंगा क्रेडिट कितने से? 1.5 लाख से। पर फर्क यह है कि 1.5 लाख से कम करूंगा पर 1 लाख भेज दूंगा आईएफआर में, क्योंकि 1 लाख के तो आईएफआर से रिकवर कर लेंगे। बाकी क्या करेंगे? 50,000 सर पीएनएल अकाउंट से। यस बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे बाकी को? पीएनएल अकाउंट से। पर दोस्तों पार्टनरशिप के केस में जो इनका पीएनएल अकाउंट होता है, कहा जाता है कि पार्टनरशिप के लिए जो लॉसेज होते हैं, जो एसेट और लायबिलिटी का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिखाता है, वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर मत करो। उसके लिए अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन। दोबारा समझना, मैं अगली क्लास आ रही है रिवैल्यूएशन, अगली क्लास ही रिवैल्यूएशन की है भाई।
रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी मैं इतना कह रहा हूं, एसेट का इंक्रीमेंट और एसेट का डिक्रीमेंट होने की वजह से अगर कोई लॉस या प्रॉफिट होता है, क्या बोल रहा हूं, एसेट के बढ़ने की वजह से या एसेट के घटने की वजह से, ऐसी लायबिलिटी के बढ़ने की वजह से और लायबिलिटी के घटने की वजह से अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हो जाता है, उस प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना, कहां डालना, रिवैल्यूएशन में। ऐसा कहता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इसलिए वैसे तो मैं कहां भेजता हूं, वैसे तो मैं भेजता हूं भैया, मेरे सारे लॉस कहां जाएंगे, पीएनएल में, पर इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है, और वो स्पेशल अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ रहा है नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी के लिए समझो कि अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी, या कोई प्रॉफिट हो जाता है रिलेटेड टू एसेट, उसको भेज देना रिवैल्यूएशन में। क्यों भेज देना, इसके लिए स्पेशल अकाउंट क्रिएट करा गया है, रिवैल्यूएशन। ठीक, तो आगे वाली क्लास में और अच्छे से चर्चा करेंगे, बढ़िया से सीखेंगे इसको किस तरीके से भेजते हैं। पर अभी के लिए मैं कहां से निकाल लूंगा पैसा, अभी 50,000 रुपये जो मेरा कमी पड़ रही है, याद करो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन में भी निकाला था, कमी पड़ रही थी, जब यहाँ कमी पड़ रही है तो कहां से निकालूंगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है। तो यहाँ पीएनएल अकाउंट नहीं आता, पार्टनरशिप फर्म है, इसके लिए स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहां से इसको एडजस्ट करा जाता है। क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे फिर। केस नंबर 2 आ गया, ठीक है सर। केस नंबर 1 ये रहा। अच्छा, केस नंबर 2 में ये क्या है, ये हो गया मेरा ए पार्ट, केस नंबर 2 का ए पार्ट हो सकता है, ये मेरा हो गया बी पार्ट, और एक हो गया सी पार्ट। सी पार्ट क्या होगा कि भाई जो मेरा रिजर्व है, सी पार्ट देखो बड़ा मस्त है, व्हेन फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के बिना समझ में आएगी चीजें। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा देखो मेरी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपए, और मेरा जो मार्केट वैल्यू है वो 9.5 लाख रुपए है। अब मुझे बताओ कितना फॉल इन इन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने कहा सर 50,000 का फॉल इन इन्वेस्टमेंट हुआ। फॉल कितने का हो, 50,000 रुपए का। अब मेरा जो आईएफआर मैंने बना रखा है, कितने का बना रखा है सर, आईएफआर बना रखा है मैंने 1 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ जो मेरा लॉस हुआ, जो मेरा लॉस हुआ, वो लॉस क्या आईएफआर से ज्यादा है या कम है, सर कम है। इसका मतलब आईएफआर ज्यादा बढ़ा हुआ है और लॉस कम हुआ, तो मतलब आईएफआर से इजीली मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, और आईएफआर भी बच भी जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये केस हो सकता है। तो केस 3 केस क्या बन सकते हैं कि भाई जो लॉस हो गया वो लॉस आईएफआर के बराबर हो, तो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। अगर लॉस ज्यादा हो गया और आईएफआर कम है, तो बाकी का रिमेनिंग कहां से निकालूंगा, पहले जितना एडजस्ट करना है आईएफआर से करेंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो कहां से निकालूंगा, रिवैल्यूएशन से। और अगर लॉस कम है और आईएफआर में ज्यादा पैसा पड़ा है, तो भाई आईएफआर के अंदर पैसा बच जाएगा, तो उसको कहां कर दूंगा, जब पैसा बच जाता है रिजर्व के अंदर, तो उसको पीए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दूंगा। और अगर कोई पूछे क्यों बांट देना है, तो कहना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, समझाना उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या क्या हो जाएगा, इसलिए बांट दो जो बच जाए। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करूंगा, एंट्री पास करूंगा सबसे पहले तो मैं आईएफआर के उसमें से पैसा निकालूंगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट, और आईएफआर को खत्म करूंगा पूरे से, खत्म करिए पूरे से। और बाकी क्या करा, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डिक्रीज हुई नहीं हुई, यस इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हुई, 50,000 से। अब 50,000 से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई, तो आईएफआर ने एडजस्ट कर लिया 50,000 रुपए, 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के फॉल होने की वजह से रिकवर कर लिया। और जो 50,000 बच गया उसका क्या करूं, उसको आप पार्टनर के ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देना, ओल्ड रेशियो में। कहां बांट देना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देना। कितना जी, बाकी का 50,000। और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, जितने पार्टनर हो उस रेशियो में बांट देना। ठीक है ना, अभी तो मैंने पार्टनर लिख दिया, ठीक है, जितने पार्टनर्स होंगे उस रेशियो में बांटना है इसको। जैसे 2 पार्टनर है इक्वल, तो 25-25 आ जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री पास हुई, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछे क्यों भाई, क्यों आईएफआर को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्यों बांट, अगर आईएफआर बच जाए तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते, बांट क्यों देते, आप भी पूछ सकते हो किसी से क्वेश्चन, तो आप उसको रीजन दे देना भैया कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस वजह से बांटना सही रहता है, नहीं तो अगर नहीं बांटोगे तो आगे जाके फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, अब आपको लॉजिक क्लियर है। आपको मैं पूछूंगा एडमिशन में गया, अभी तो भूल जाओगे, कोई अभी तो याद है। ठीक है, पिछली क्लास का आप खुद सोचो कि पिछली क्लास कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पिछली क्लास का याद नहीं होगा, आप हो सकते हो उसमें से। तो इसका मतलब है कि हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं, जब हम भी कोई चीज पढ़ते हैं, तो प्रीवियस को एक बार, जब भी आप मेरी क्लास देखो तो प्रीवियस को एक बार पढ़, कॉन्सेप्ट को समझो। आप पता क्या करते हो, प्रीवियस का रिवीजन तो कर लेते हो, पर उसको डीपली नहीं समझते कि क्या कहा था। यही चीज होती है कि एक स्टूडेंट पूरा कहानी पढ़ लेता है, फिर सब कुछ पढ़ने के बाद उसको ये होता है कि आप क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है। तो जब वो किसी को पढ़ाता है या फ्यूचर में आगे पढ़ाता है, तो वो पूरा एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पहले का नहीं पता।
समझ में आ रहा है? तो ये समझो, जब भी आप, मैं प्रीवियस जैसे क्लास ली, अब मैं अगली क्लास बताऊंगा या फ्यूचर में कभी एडमिशन में आईएफआर बताऊंगा, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या लॉजिक दिया था हर एक केस के अंदर, ये लॉजिक पता होना चाहिए, तब आएगा मजा आपको कि हाँ यार इसके अंदर ये होता है। अगर लॉजिक नहीं पता ना, फिर आप रटने लगोगे चीजों को, फिर कहोगे आईएफआर, अच्छा ये आ जाएगा दिमाग में कि आईएफआर के अंदर अगर हमारे पास अगर आईएफआर यूटिलाइज करना कर लो, अगर बच जाता है आईएफआर तो ओल्ड रेशियो में बांटना है, अगर नहीं बचता तो रिवैल्यूएशन से निकालना है, फिर ये रटना आ जाएगा दिमाग में। तो वो मत करिए कृपया करके, है ना, चीजों को समझिए भाई। बहुत कम ऐसा होता है कि चीजों को समझाने वाले मिलता है, बहुत कम टीचर होंगे जो चीजों को समझाने वाले मिलते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, हर कोई, मैं सभी टीचर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो बहुत बढ़िया तरीके से समझाते मतलब बीच का बेसिक बिहाइंड लॉजिक देते हैं, और बहुत होते कि सिर्फ सिंपली जो ट्रीटमेंट है वो समझाते हैं। तो फर्क होता है सर, आप देखिए कि आपको किस तरीके से आपको समझना है। अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो बाकी मैं तो ये कहूंगा कि दोनों सीखिए, समझिए, ढंग से समझिए और अच्छे से समझिए, ठीक है, और लॉजिक को समझिए। मेरा पर्पस यही है यहाँ पर डालने का वीडियो कि मैं आपको लॉजिक प्रॉपर से समझा पाऊँ। अब आप भूल जाते हो वो अलग चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, वो तो ह्यूमन नेचर है दोस्तों, भूलना ह्यूमन नेचर है। पर आपके दिमाग में अगर यही है ना कि मुझे एक चीज याद रखनी है, तो पहला केस हमने पढ़ा कि जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर थी। दूसरा केस पढ़ा जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम थी। दूसरे केस के अंदर हम 3 केस पढ़े, दूसरे केस के अंदर 3 केस। देखो इधर भी बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, इधर भी मार्केट वैल्यू कम है, ओ सॉरी ये तो वही था, इधर मार्केट, पहला केस ये रहा, इधर मार्केट वैल्यू कम है, इधर भी मार्केट वैल्यू कम है, और इधर भी मार्केट वैल्यू कम है। तो जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है, कभी मैंने लिया 8,50,000, फिर लिया मैंने 9 लाख, और फिर मिल गया 9.5 लाख। अभी भी देख लो 10 लाख बुक वैल्यू, तीनों से कम है, तीनों केस में तीनों से मार्केट वैल्यू कम ही थी। अब मैं एक केस और बनाता हूं, केस नंबर 2, जब बुक वैल्यू कम हो और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, और इसके भी 3 केस होंगे, और उन तीनों केस में बुक वैल्यू कम होगी और मार्केट वैल्यू तीनों केस में फ्लैक्चुएट करती हुई नजर आएगी। आओ केस नंबर 3 हमारा है व्हेन, अब इसके अंदर पर्टिकुलर केसेस होते हैं व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन, नहीं लेस देन, कैसे लिखो, व्हेन मार्केट वैल्यू इज, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। सिर्फ एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए दोस्तों, फिर देखना कैसी स्पीड बढ़ेगी। एक बार चैप्टर में इसलिए खत्म कराना चाहता हूं क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे को एडमिशन, रिटायरमेंट, इनमें ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन में जितना टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आधी से ज्यादा चीजें, मतलब आप मान के चलो एडमिशन में अगर 100% एडमिशन है, 50% एडमिशन इसमें है, ये सब बता चुका मैं आपको। सिर्फ मात्र वहां पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे भर भर कर, ठीक है। चलो, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, मान लो बुक वैल्यू मेरी है एक तरीके किसी इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपए। अब नहीं, इसमें भी केसेस बनेंगे, तो केसेस से कराता हूँ। पहला केस इसमें ये हो गया, इसमें भी 3 केस हो जाएंगे, नहीं 3 केस नहीं, इसमें 3 एंट्री से केस करेंगे, मतलब 3 केस अलग ना बोलो, एंट्री बोल लो इसमें। जैसे कि मैंने कहा, मान लेते हैं हमारी जो बुक वैल्यू है वो है हमारे पास 10 लाख रुपए की मेरी बुक वैल्यू है। अब मार्केट वैल्यू मेरी हो गई इस बार 12 लाख रुपए की, हो सकता है ना। तो और मैंने आईएफआर बना रखा है, वो कितना, वो बना रखा है 1 लाख रुपए का। ये 3 कंडीशन मैंने आपको दे दी। पहली कंडीशन क्या है कि भाई मेरी जो बुक वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, आज मेरी बुक में वैल्यू कितनी है, 10 लाख। मेरा जो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई, 12 हो गई, और मैंने आईएफआर बना रखा कि अगर लॉस हो जाए तो आईएफआर यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ लॉस का प्रॉफिट हो गया भैया, यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट कितने का, 2 लाख रुपए का। भाई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट मार्केट में 12 लाख की होगी, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, नहीं हो गया, हो गया। क्या आईएफआर यूटिलाइज हो पाएगा, नहीं, अरे 2 लाख का तो प्रॉफिट, लॉस पे यूटिलाइज होता है आईएफआर, प्रॉफिट पे थोड़ी ना। तो अगर आईएफआर यूटिलाइज नहीं होता तो एक चीज सिखाई है मैंने, क्या करना है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर को। क्यों करना है, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो पेज नंबर, इसका जो पहली एंट्री हम करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट होने की वजह से आईएफआर में कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, आईएफआर ऐसी का ऐसी पड़ा रहा। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करूं क्या, हाँ सर कैरी फॉरवर्ड तब करेंगे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं, अब तो भैया बांट दो, दोबारा क्रिएट कर लेना नए रेशियो के साथ। तो क्या करूं, आईएफआर को जब बांटूंगा तो आईएफआर का नीचे क्रेडिट होता है, बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा डेबिट साइड से। 1 लाख रुपए में डेबिट साइड में डाल के खत्म कर दूंगा, और उसको भेज दूंगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
और कितना आ जाएगा सर ये 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके 1 लाख रुपए बांट दूंगा, वो भी ओल्ड रेशियो में, जिस रेशियो में निकाला था उस रेशियो में बांट दो। दूसरा ये हो गया एंट्री, 3 केस ना करके, मैं इसको जैसे 3 केस बोलता हूं पर एंट्री मान लो आप। दूसरा ये हो गया कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ इसके लिए भी तो एक एंट्री पास करी जाएगी। अब सोचो कि यार जब मेरी इन्वेस्टमेंट घट रही थी तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को घटा रहा था, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, टू बैंक से पैसा दिया, तो मैंने कहा 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और 10 लाख रुपए बैंक से पैसा, अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से बढ़ गई, तो क्या करूं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ ना फिर 2 लाख से। इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख से डेबिट करना। अब भाई जब मेरी इन्वेस्टमेंट घट रही थी तो मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहा था, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, है ना, और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट जब लॉस हो रहा तो क्या कहां से निकाला था मैं लॉस को, और रिजर्व नहीं कम पड़ रहा था, मेरा लॉस हुआ था 1.5 लाख का, रिजर्व थी 1 लाख का, जो 50,000 का एक्स्ट्रा लॉस होगा तो उसको कहां से निकाला था, रिवैल्यूएशन से। अब देखो रिजर्व तो इधर जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, रिजर्व कहां से कहां निकालो, रिजर्व को तो बांट दिया, अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी बांट दो। पहले कहां बांटेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पहले कहां करेंगे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई नहीं बढ़ गई, सर बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट जो मेरी 10 लाख की थी अब कितने की दिख रही है, 12 की, तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी, 2 लाख से। और सर ये 2 लाख से बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और अगर एसेट से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है उसको रिवैल्यूएशन में बेचते हैं, अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्योंकि लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, लॉस के नीचे डेबिट है। और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजेंगे, इसको कहां भेजेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने का सर, 2 लाख रुपए। इसका लॉजिक क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगली क्लास में आ रहा है तो वहां सीखते हैं अच्छे से। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन। और जब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट जाएगा, सर ये चीज ना मैं आपको रिजर्व पहले नहीं बता, क्या होता है एक तरीका होता है, अगर मैं रिवैल्यूएशन पहले बता देता फिर रिवैल्यूएशन पढ़ाते टाइम हमें क्या करना था, फिर रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर रिवैल्यूएशन के बाद अगर मैं रिजर्व पढ़ाता तो गड़बड़ हो जाती, फिर रिवैल्यूएशन से हट जाता माइंड। तो अब रिवैल्यूएशन पढ़ा दिया, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, रिवैल्यूएशन का मतलब ज्यादातर आपको लॉजिक बाकी लॉजिक बेस्ट तरीके से समझ आएंगे, रिवैल्यूएशन में थोड़ा बहुत आपने सोचा होगा यार क्या से समझे, जैसे मैंने बता दिया, पर नेक्स्ट क्लास में जब रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको और लॉजिक क्लियर हो जाएगा और आपको समझोगे अच्छा ऐसा करते हैं क्या। अब क्या करेंगे, जब रिवैल्यूएशन में आप प्रॉफिट डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसमें प्रॉफिट डाल दिया, अब उसमें से प्रॉफिट डाल, जो उसमें से प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको हम कहां भेजते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो कहां भेजेंगे बाद में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सर कैसे भेजना है, क्या करना है, ये एंट्री में अभी आपको वो लॉजिक उस तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा जिस तरीके से मैं बाकी एंट्री समझा पा रहा हूं। बस अब ये समझो कि अगर एसेट से अगर एसेट की वजह से कोई प्रॉफिट होता है तो पहले वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, और उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में भाई, ओल्ड रेशियो में। अभी रेशियो चेंज कहां करिए, ओल्ड रेशियो में बांट देना। कितना बांट देना, 2 लाख रुपए। मैंने समझा अभी रिवैल्यूएशन में सिर्फ एक ही प्रॉफिट है, मैंने बांट दिया 2 लाख रुपए। बस ये दो एंट्री मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में आकर समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, डेबिट क्यों हुआ, और किस तरीके से कैसे बांट रहे, पहले प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में डाल रहे फिर क्रेडिट कर रहे, क्या है रिवैल्यूएशन, बाकी बातें डिस्कस कर लेंगे। पर यहां पर मेरा इन 2 एंट्री को अच्छे से समझाने की वो से मेरा बाकी कौन सा समझ में आ गया, बाकी क्लियर हो गया। 3 केसेस बन सकते हैं, एग्जाम्पल करते हैं और क्लासेस को करते हैं खत्म, और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आया समझ में किस तरीके से करना है, पर एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको ही लिखना है दोस्तों। बस मेरा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बसते ही फिर एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल बच गया। मैं सोच रहा हूँ एडजस्टमेंट में आपको कराऊं एकदम लास्ट में, पहले करा लेता हूँ, यहीं पर करा देंगे, कोई इतना बड़ा एडजस्टमेंट है नहीं, एक ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। इधर मेरे को बेसिकली एडजस्टमेंट में क्या सिखाना है, इधर एडजस्टमेंट सिखानी नहीं है, इधर समझाना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते क्यों है। बस मैं ये वाला जो चैप्टर होता है इसमें यही चीज सिखाता हूँ कि ये करते क्यों है, करते क्यों है, करते क्यों है, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, बस। फिर आगे नहीं बोलता मैं क्यों करते क्या करते हैं, फिर आपसे पूछता हूँ ये क्यों करते हैं, फिर बच्चा नहीं बता पाता, हर बार ऐसे ही होता है। मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप, मतलब हमेशा यही होता है मेरे साथ कि मैं यहाँ पर अगर तीसरे चैप्टर में पढ़ा, यहाँ मतलब ये वाला चैप्टर में पढ़ा दूंगा ना, देखा जाए तो तीसरा चैप्टर हो गया पार्टनरशिप का, अगर मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा ना आपको, इसके बाद मैं एडमिशन में पूछूंगा ना यही चीज दोबारा, तो भूल जाता है इंसान, कोई बात नहीं। एबीसी लिमिटेड है, सॉरी एबीसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो जो है 4:3:2 है, ये ओल्ड रेशियो इनका, और इन्होंने अब, और इनका न्यू रेशियो भी गिवन है। अब बता न्यू रेशियो गिवन होने का मतलब क्या है, इसका कोई यूज नहीं है इसमें, इसको देने की वजह से भाई, इसको ये न्यू रेशियो देने के रीजन ये है कि ये बता रहा है हमें कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, देख लेना कैसे करनी है ट्रीटमेंट, समझ में आ रहा है। अगर आपको सिर्फ ओल्ड गिवन होता और न्यू गिवन नहीं होता तो समझ लेना ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ,
अगर ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है तो मतलब चेंज इन पी आर की वजह से न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस तरीके से करनी है। पर अगर आपको ये नहीं दिया होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, जितना रिजर्व यूटिलाइज होता करता, नहीं तो बाकी को कैरी फॉरवर्ड करता था, खत्म, कोई केस नहीं बनते फिर। बस क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट ना, अब मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारी करनी पड़ेगी। केस नंबर 1, मेरे पे एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है। बताओ रिजर्व कहां पर आता है? पता है आपको रिजर्व कहां पर आता है? रिजर्व का नेचर क्या है? क्रेडिट। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है जी। तो मेरा जो आईएफआर होता है वो कहां शो होगा? हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होगा, क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व कहां शो होते हैं? लायबिलिटी साइड में। क्यों शो होते हैं? आप कहना सर वो इसलिए शो होते हैं क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है और लायबिलिटी भी किस नेचर की होती है? क्रेडिट नेचर की होती है। और बिजनेस के लिए अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। पता है आपको क्यों? बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कोई भी प्रॉफिट अगर कमाता है या कोई भी रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के पास पड़ा है, वो सभी चीज के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर का नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, ये पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस अकाउंटिंग में अगर देखा जाए तो हम ये बैलेंस शीट किसकी बनाते हैं? पार्टनर की बनाते हैं, फर्म की बनाते हैं, फिर फर्म की बनाते हैं। फर्म के पास जो प्रॉफिट होता है या रिजर्व है वो फर्म के ऊपर लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये उनका नहीं है, वो पार्टनर का है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए लायबिलिटी साइड पे शो होता है। ठीक है। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे को दो चीज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, एक तो कितने का आईएफआर बनाया और कितने की इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है एट कॉस्ट। वो है आपके पास इधर कितने दे? 2 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है। अब केसेस बना दिए। केसेस तो पहला केस ये है आपके पास, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। अच्छा एक एंट्री करना भूल गया मैं, एक बार मैंने रिवैल्यूएशन का यूज ऊपर भी तो करा था। हाँ ये रहा सर, जो रिवैल्यूएशन का यूज मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको अभी खत्म भी तो करना है, और खत्म करने के लिए क्या करते हैं? इसको खत्म करने के लिए एक एंट्री और पास करते हैं सर, मैं भूल गया। पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री यहाँ पर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। अब इसको खत्म करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री भूल गया। जब जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करूंगा तब तक मैं उसको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट है तो क्रेडिट करूंगा, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो डेबिट करके ट्रांसफर कर रहे हैं ना। ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा, दूसरे में डालना पड़ेगा। तो ये एंट्री यहाँ पर 1.5 लाख रुपए 1.5 से एंट्री होगी। जब भी आप रिवैल्यूएशन का यूज करोगे तो उस केस के अंदर उसके अकाउंट से, जैसे ये वाला इसका यूज करा तो इसमें ये वाला पार्टनर में ट्रांसफर भी करा, तो करना जरूरी है। पहला केस व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो क्या करना है? इसका मतलब आपको ये एज्यूम करना है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हमें ये एज्यूम करना होता है कि जो बुक वैल्यू है वो बराबर है मार्केट वैल्यू से। जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो क्या एज्यूम करते हैं? बुक वैल्यू हमेशा बराबर होगी किससे? मार्केट वैल्यू से। और जब बराबर होगी तो क्या आईएफआर का यूज करेंगे? नहीं, आईएफआर यूटिलाइज नहीं होगा। और जब आईएफआर यूटिलाइज नहीं होगा तो एंट्री क्या होगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। बांट देंगे ना आईएफआर को। क्यों बांटेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रीजन ही किया बांटना। सर कितने का आपके पास आईएफआर है? आईएफआर कितने का बनाया था? 18,000 रुपए का बनाया था आपने आईएफआर, और 4:3:2 है। 18,000 4 3 2 3 2 5 और 9 से डिवाइड कर देंगे। 2,000 मल्टी 4 4 दूनी 8,000 आ जाएगा, 3 दूनी 6,000 पे आ जाएगा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा। 6 4 10 और 1 18। क्लियर है नहीं है? जब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो आईएफआर के बराबर तो उसको क्या करेंगे? उसमें मानते हैं कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, और मार्केट वैल्यू के बराबर तो आईएफआर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन आईएफआर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। अभी सिखाया। केस नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारे केस लेने एक साथ। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 2 लाख। और बुक वैल्यू कितनी थी? वो भी 2 लाख थी। तो अभी भी क्या हो गया? बुक वैल्यू बराबर आईएफआर। भाई बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए, और आईएफआर मार्केट वैल्यू कितनी अब बता रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम क्या मानते हैं? बुक वैल्यू बराबर मार्केट वैल्यू। और अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो और गिवन में ये बता दिया कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, अरे यहां तो कह कर बता दिया मार्केट वैल्यू बराबर बुक वैल्यू, वहां पर नहीं बता रहा था तो एजम्पशन मान रहे थे। समझ में आ रहा दोनों में? तो सेम एंट्री एज अबव, सेम एज अबव। तो साफ साफ कह के बता दिया। दो केस होगा, या तो आपको कह के बता देगा कि बुक वैल्यू मार्केट के बराबर है, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, बुक वैल्यू भी 2 लाख बराबर हो गई, और आपको कहेगा नो इन्फॉर्मेशन, तो हम मान के चल लेंगे भाई बुक वैल्यू मार्केट के बराबर है। केस नंबर 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब क्या करूं? एक बार इक्वल दिखा दी, एक बार रिड्यूस कर दो आप।
इज 1,91,000 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। तो अब इस केस के अंदर क्या एंट्री होगी, मुझे बताओ। बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 1,91,000 इतनी है मार्केट वैल्यू। तो बाकी वैल्यू रिड्यूस होगी या कम होगी? सर रिड्यूस हो गई, मार्केट वैल्यू कम होगी। तो मैं क्या हो गया, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। क्या हो दोस्तों, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हो गया। भाई 2 लाख की मेरी बुक में वैल्यू शो हो रही है और मार्केट में इसकी वैल्यू 1,91,000 हो गई। तो भाई कितने से मेरी वैल्यू घट गई, 9,000 रुपए से मेरी वैल्यू घट गई। और आपने IFR कितने का बना रखा है? सर IFR आपने बना रखा है सर 18,000 रुपए का। अरे वाह, मतलब IFR आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ा है, तो 9,000 तो यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे लॉस में, और बाकी 9,000 क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितने से घट गई, 9,000 से। मेरा IFR में पड़ेगा 18,000 रुपए और मेरी 9,000 से इन्वेस्टमेंट घट गई, तो मैंने यूटिलाइज कर लिया IFR से, ठीक है। और बाकी जो 9,000 बच गया उसको A में बांटूंगा, उसको B में बांट दूंगा और उसको C में बांट दूंगा ओल्ड रेशियो में 4:3:2। तो आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000। 4:3:2 में आ जाएगा 4×3=2, हो गया 9, ठीक है जी। 18,000 में से 9,000 तो इन्वेस्टमेंट जो लॉस हुआ उसको यूटिलाइज कर लिया 9,000 IFR में से, और बाकी जो 9,000 बच गया उसको क्या करेंगे, ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन बांट दो उसको। केस नंबर 3 आ गया। केस नंबर 4 क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपए। जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,18,000 रुपए है। तो अब इस केस के अंदर क्या करेंगे, अब मेरी मार्केट वैल्यू क्या है दोस्तों, बढ़ गई। मेरी मार्केट वैल्यू क्या होगी दोस्त, बढ़ गई। अभी रुक जाओ, अभी 2,18,000 नहीं, इसको हटाओ, ये तो फिर तीसरा केस हो जाएगा। इसमें एक और केस ले लेते हैं, 1,73,000 ले लेते हैं, 1,73,000। अब मार्केट वैल्यू क्या है मेरी 1,73। अब मुझे बताओ फॉल कितना हुआ। सर 2 लाख में से 1,73,000 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 लाख में से 1,73,000 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 27,000। तो मेरा 27,000 बच गया, ये मेरा लॉस है। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है वो कितना है जी, मेरा IFR मेरे पे 18,000 का पड़ा है। तो मुझे बताओ ये ज्यादा है या IFR कम हो गया, सर IFR कम हो गया। तो अब क्या करें इस केस के अंदर, भाई देखो 27,000 का लॉस हुआ, IFR आपके पास एडुकेट नहीं है, उतना नहीं है कि लॉस को रिकवर कर पाए, तो जितना नहीं है उतना कहां से रिकवर कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो IFR अकाउंट डेबिट कितने से, पूरे 18,000 से, जितना है सब यूटिलाइज कर लो। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया हमें पूरा एडजस्ट करना है। कितने से डेबिट करेंगे पता नहीं, पर मुझे इन्वेस्टमेंट मेरी कितने से घट गई, सर इन्वेस्टमेंट मेरी 27,000 से घट गई। अब 27,000 में से 18,000 तो यूटिलाइज कर लूंगा, कहां से, 18,000 तो IFR से ले लूंगा, बाकी जो 9,000 बचा कहां से करूंगा, वो तो मेरा एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो उसको आप एक्स्ट्रा लॉस को एसेट से, एसेट पे होने वाले लॉसेस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। ये लॉस हो गया, और अगर ये लॉस हो गया तो उस लॉस को क्या करूंगा, इस लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो रखा है, क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो A अकाउंट, B अकाउंट और C अकाउंट, A डेबिट, B डेबिट और C डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये करना मत भूलना, जब भी आप रिवैल्यूएशन का यूज करेंगे तो उस यूज में आपको क्या करना पड़ेगा, उस ये लॉस हो गया, कभी कभी होगा प्रॉफिट, आगे वाले देखो अभी केस में प्रॉफिट दूंगा। अभी रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, 9,000 की कमी पड़ रही थी, लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा था, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये लॉस को लॉस ही है, और ये लॉस को कहां बांट देंगे, पार्टनर में 4:3:2 में, 4,000, 3,000, 2,000। ये इसी के साथ होगी एंट्री, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री एक साथ, केस नंबर 4 के। और केस नंबर 5 के आ जाओ, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपए। अब आ जाओ, अब क्या हुआ, अब तो भैया मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बढ़ गई। अब मेरा क्या हुआ, मेरा हो गया प्रॉफिट। कैसे भाई, मेरी 2,18,000 रुपए की मार्केट वैल्यू और मेरे बुक में सो रही है सिर्फ 2 लाख रुपए, तो कितने से वैल्यू बढ़ गई, 18 से। अब जब 18,000 से वैल्यू बढ़ गई तो जो IFR मेरा पड़ा 18,000 का उसको कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, और ये 18,000 प्रॉफिट होगा उसको कहां बांट दूंगा, पार्टनर में। पर कैसे बांटूंगे, पहले रिवैल्यूएशन में फिर रिवैल्यूएशन पार्टनर में, तीनों एंट्री एक ही केस में हो जाएगी। पहली एंट्री होगी कि देखो प्रॉफिट होने की वजह से IFR यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो IFR को आप क्या करना, ओल्ड रेशियो में बांट देना, IFR अकाउंट डेबिट टू A, टू B और टू C, क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो। कितना था IFR, 18,000 रुपए। और कैसे बांटेंगे, 8,000, 6,000 और 4,000।
4:3:2 में ओल्ड रेशियो में बांट दो। IFR यूटिलाइज नहीं हो पाया। दूसरा, जो प्रॉफिट है उसको कहां बांटेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट किसका हो जाएगा भाई? 18,000 का प्रॉफिट हुआ, पर इस प्रॉफिट होने की वजह से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। पहले प्रॉफिट को भेजेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कहां भेजते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और इससे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट क्या हो गई होगी दोस्तों? इससे इन्वेस्टमेंट नहीं, गलत कर दी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना आएगा सर? आपके पास आ जाएगा ये, कितने की इन्वेस्टमेंट बढ़ी? 18,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना, तो इन्वेस्टमेंट 18,000 से बढ़ गई, तो बढ़ने से डेबिट कर दिया। और ये प्रॉफिट कहां भेजेंगे? पहले रिवैल्यूएशन भेजेंगे और फिर वहां से ट्रांसफर करके पार्टनर में भेजेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में और भी प्रॉफिट और लॉस जाएगा, उनको सबको नेट करके भेजेंगे फिर एंड में। तीसरी एंट्री होगी इसमें रिवैल्यू। अभी तो मैं ऐसे ही भेज रहा हूँ क्योंकि अभी ये मान के चल रहा हूँ कि और कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है रिवैल्यूएशन में, यही है, तो इसको 18,000 को भेज दो आप। पर जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा ना, तो वहां पर बहुत सारे प्रॉफिट और लॉस आएंगे एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड, तो वो सबको करने के बाद नेट भेजूंगा। कितना आ जाएगा जी? 8,000, 6,000 और 2,000, और एंड ऑफ दी कॉन्सेप्ट। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है। रेशियो सेम है, ये 18,000 की जगह 1,80,000 है, ठीक है। ये 2 लाख की जगह हो जाएगा 20 लाख। नो इन्फॉर्मेशन गिवन। ये हो जाएगा सर 20 लाख। ये हो जाएगा सर 19,10,000। क्वेश्चन करके लाएंगे घर से। ये हो जाएगा 17,30,000। आप कह रहे हो सर एक ही जीरो बढ़ा दी, तो क्या हो गया भाई? एक जीरो बढ़ा दी तो आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है ना? नहीं करना चाहते मत करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरा काम सर पढ़ाना है, मेरा काम नॉलेज देना है, पढ़ाना है, होमवर्क करने का बोलना है। छोटे बच्चे आप हो नहीं, ये होमवर्क जो दिया जा रहा है ये आपके लिए दिया जा रहा है, मेरे लिए नहीं दिया जा रहा है। अगर आप एक बार और ट्राई करेंगे तो ये चीज़ें आपके रिटेन हो जाएगी माइंड में। बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर अच्छे लगा वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता भी दिया करो कैसे लगती है वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।